नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नजर। तो आज सबसे पहली प्रमुख और सबसे बड़ी खबर आज की, जहां 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा इस वक्त की जा चुकी है। आखिर किस दिन इसको लेकर वोट डाले जाएंगे और कब आएंगे नतीजे, बताएंगे विस्तार से आपको कि आखिर कब देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर मैं आपको बता दें कि भारत लगातार सोलर पावर हाउस बनता जा रहा है और इस वक्त पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर इस वक्त भारत आ चुका है। आखिर कौन से देश को पछाड़ा है और अभी इस वक्त भारत के आगे और कौन कौन से देश हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है मसूरी से जुड़ी। जी हां, अगर आप भी मसूरी में जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही जान लीजिए कि अगर मसूरी में रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया जाने के लिए तो वहां पर आपकी होगी नो एंट्री। आखिर क्या है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस और पूरी प्रक्रिया और क्यों ये बड़ा कदम उठाया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ पहले बात करते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली है। लेकिन अब बहुत जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा शेड्यूल इस वक्त जारी किया जा चुका है। आखिर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या है और किस किस को इसमें वोट डालने का अधिकार मिलता है, बताएंगे आपको। और साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेकिन उस सबसे पहले आपको दिखाते हैं 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा। तो 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा इस वक्त की जा चुकी है, जहां आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत ये निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें 7 अगस्त को चुनाव आयोग जो है वो अपनी अधिसूचना जारी करेगा इस उपचुनाव को लेकर। और इसके साथ ही 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है। 21 अगस्त तक जो भी उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए 21 अगस्त ये आखिरी तारीख है, जिसके बाद में 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। और उसके बाद 25 अगस्त तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है 25 अगस्त, जिसके बाद में 9 सितंबर को मतदान होगा। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो ये मतदान किया जाएगा। और इसके साथ ही सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें सभी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 सितंबर को ही परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें वोट डालेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। भारत का नागरिक उसे होना चाहिए, ये सबसे पहली योग्यता है। और इसके साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए उसकी, यानी कि 35 वर्ष से ज़्यादा की उसकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की भी योग्यता उसके पास में होनी चाहिए और तभी उसे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें वो हिस्सा ले सकता है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव का निर्वाचक मंडल क्या है, कौन कौन इसमें मतदान करते हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जब ये मतदान होगा तो उस दौरान संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। संसद के दोनों सदस्य, जिसमें अगर अभी तक हम देखें तो 788 सदस्य हैं और वर्तमान में 782 सदस्य हैं जो इस बार मतदान करते हुए नजर आएंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, जिसमें से अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 5 सीटें अभी इसमें खाली हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, वोट इसमें डालेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य जो इसमें मतदान करेंगे, जिसमें से अभी 1 सीट अभी इस वक्त खाली है। तो ये पूरी प्रक्रिया, लेकिन इस पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, अब बहुत जल्द ही देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है वो तो हमने बताई ही, लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास में? चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर घोषणा की गई है। देखिए कृतिका, जिस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपने बताई दर्शकों को,
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ने इसके लिए जो पहले से जो तैयारियां की, चूँकि उनके इस्तीफे के बाद जो प्रोसेस था उसको पहले से उन्होंने चाहे वो इसमें जो निर्वाचक मंडल है उसकी सूची तैयार करने की बात हो, और या फिर इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनकी घोषणा करने की बात हो, ये सभी तैयारियां आज के इस ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने कर लिया था। क्योंकि ये प्रक्रियागत मामला होता है, तो ऐसे में इस बार जिस तरीके से हम जानते हैं कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट यानी कि जो राज्यसभा की जो सेक्रेटेरिएट है, उनके महासचिव हैं, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो रिटर्निंग अफसर के तौर पर रहेंगे, और जो अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको लोकसभा की उनको जिम्मेदारी गई है, और ये अल्टरनेट होता है, एक बार लोकसभा एक बार राज्यसभा। हाँ, इसमें जो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निर्वाचक मंडल में जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, इसमें कुछ सीटें भी खाली हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें 5 सीटें खाली हैं, तो लोकसभा की 1 सीट खाली है, लेकिन इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी भाग लेते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ और समझनी होगी कि इसमें जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसमें जो कैंडिडेट हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कैंडिडेट आएंगे, और अगर अपोजिशन अपना कैंडिडेट उतारता है तभी इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। अन्यथा अगर निर्विरोध चुनाव होना होता है तो उसमें मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब मतदान की ज़रूरत नहीं है तो मतगणना भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे में देखना होगा कि इसमें जो विपक्ष है वो क्या रणनीति अपनाता है, वो क्या अपने उम्मीदवार को उतारता है, क्योंकि इसमें अगर सहमति बन जाती है, आम सहमति के आधार पर अगर चुनाव होता है, तो कई बार हमने देखा भी है कि देश में आम सहमति के आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो अब जो है राजनीतिक गहमा गहमी है वो देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी जो नज़र होगी उस बात की होगी कि देश के उपराष्ट्रपति के लिए जो एनडीए उम्मीदवार हैं उनका नाम कब सामने आ रहा है। जी, इसके साथ ही ऋषि, एक सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि आखिर कार्यकाल क्या रहेगा उपराष्ट्रपति का, क्योंकि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपने पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो अब जब नए उपराष्ट्रपति चुनकर आएंगे तो उनका कार्यकाल क्या पूरा रहेगा, या फिर जगदीप धनखड़ के ही कार्यकाल को वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इस मामले में संविधान साफ कहता है कि किसी भी उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र या उनकी मृत्यु के आधार पर जब कोई चुनाव होता है तो ऐसे में वो जो संपूर्ण कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, उसके लिए चुनाव होता है। इसमें उपचुनाव के कोई गुंजाइश नहीं होती, और चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये तो तय है कि अब जो राष्ट्रपति, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, देश का दूसरा शीर्ष पद है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही देश के राष्ट्रपति के तौर पर भूमिका निभाते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है जिसमें कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उपराष्ट्रपति को अपनी भूमिका निभानी होती है। इसके अलावा भी अगर हम जो राज्यपाल का जो जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यक्षेत्र है वो भी संविधान में स्पष्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी अगर हम देखें कि लोक सेवा आयोग और अन्य जो रिक्तियां होती हैं उस पर भी उपराष्ट्रपति की सहमति लगनी होती है। तो कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति के पास अधिकार होता है उस भूमिका को निभाने का, इस बात को हमेशा ख्याल में रखा जाता है। और इस तरीके के जो शीर्ष पद होते हैं उसमें ये इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि जो पद को आसीन करने वाले हैं उनकी जो योग्यता है, उनकी जो स्वीकार्यता है और उनका जो अनुभव है वो क्या हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए इस पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, जहां भारत जो कहता है वो करके ही दिखाता है, और एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया गया है। जी हाँ, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत लगातार अपने लक्ष्य पर कितनी तेजी के साथ काम कर रहा है और आगे बढ़ता है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सोलर पावर हाउस बनता भारत।
तो भारत ने जापान को पछाड़ दिया और सोलर पावर हाउस बनता हुआ भारत इस वक्त नजर आ रहा है, जहां जापान को पीछे छोड़ करके ये बड़ी उपलब्धि इस वक्त भारत ने हासिल की है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा देश तो बन ही चुका है इस उत्पादक में, लेकिन और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी और इसके साथ ही प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया कि 1,08,494 गीगावाट आवर सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत ने अभी तक किया जा चुका है भारत के द्वारा। और वहीं जापान की अगर हम बात करें तो जापान की तरफ से 96,459 गीगावाट आवर सौर ऊर्जा का उत्पादन है। तो इस तरीके से भारत ने इस वक्त जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर भारत इस वक्त आ चुका है। और इसके साथ ही IRENA के जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों का हवाला भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो जापान को पीछे छोड़कर ये बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और ऊर्जा बदलाव के लिए एक वैश्विक एजेंसी है इरेना, जिसके इन आंकड़ों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ। लेकिन इसके साथ ही सौर ऊर्जा में तीसरे नंबर पर भारत इस वक्त आ चुका है। और इसको लेकर प्रहलाद जोशी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखाते हैं। प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर लिखा कि इतिहास रच दिया भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि स्वच्छ, टिकाऊ और हरित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। ये बात प्रहलाद जोशी की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत किस तरीके से लगातार एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन पर भारत इस वक्त पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। किस तरीके से वो आपको बता दें, क्योंकि पूरी दुनिया को एक संदेश भी भारत की तरफ से इस वक्त दिया जा रहा है, जिसमें ये बात जरूर कही जा रही है कि विकास और कार्बन मुक्ति परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ये बात भारत जरूर इस बात को कह रहा है। इसके साथ ही अब अगला लक्ष्य जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता तैयार करना है। भारत का ये अगला लक्ष्य है और साल 2030 तक इसे पूरा करना है। साल 2070 की अगर हम बात करें तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का ये लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है और बहुत जल्दी इस लक्ष्य को भी हासिल किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर AI, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण तकनीक पर सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये जोर दिया जा रहा है। और भारत अब केवल आपको बता दें कि भारत लगातार इस दिशा में अपना काम दिखा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस पर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, भारत लगातार एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ इस वक्त भारत अपने लिए काम नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया को दिशा भी दिखा रहा है, पूरी दुनिया का भी नेतृत्व कर रहा है इसमें। जी बिल्कुल कृतिका, अगर देखिए अगर बात की जाए भारत की भूमिका की, एक ये बड़ी उपलब्धि भारत के हम कह सकते हैं भारत ने हासिल की है। सौर उत्पादन की जब बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को लेकर किस तरीके से तीसरे स्थान पर अब जो भारत है वो पहुंच चुका है, जापान को पीछे छोड़ा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियाँ रही हैं वो काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। हाल की अगर बात की जाए तो करीब हम देखें 245 गीगावाट से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका उत्पादन हम कर रहे हैं। इसमें करीब अगर बात की जाए 116 सौर ऊर्जा की है गीगावाट और जबकि करीब 52 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा की कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी है, इससे अधिक। और लगातार क्योंकि लक्ष्य हमारा जो है 2030 में किस तरीके से 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो हम हासिल कर सकें। और उसी में क्योंकि सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि कोशिश एक लक्ष्य हमारा हर साल का ये होगा कि हम हर साल करीब 50 गीगावाट क्षमता जो है उसको जोड़ सकें। और उसकी बानगी हमने देखी किस तरीके से पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि करीब 23 गीगावाट से ज़्यादा जो उसमें सौर ऊर्जा क्षमता की बात की जाए हमने जोड़ी। नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं खास तौर से, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं 2023 और 24 की तो उसमें भी हमने देखा करीब 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो उसमें जोड़ी गई। उससे पहले 15 गीगावाट हमने जोड़ी थी। तो चरणबद्ध तरीके से लगातार भारत जो है अब वो आगे बढ़ रहा है और उम्मीद यही है कि जो लक्ष्य है उस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। बल्कि सरकार की तरफ से एक बयान ये भी सामने आया था कि जो हमने जो लक्ष्य तय किया है 2030 का, हो सकता है उससे पहले भी हम 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएं। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं PM सूर्य घर योजना की कृतिका नजर आती है, क्योंकि अगर बात की जाए योजना के शुरू होने से लेकर अब तक करीब 58 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो उसके लिए मिल चुके थे। और उन्हीं आवेदनों पर करीब 17 लाख से ज़्यादा रूफटॉप पर जो सौर ऊर्जा की बात अगर हम कर रहे हैं वो इकाइयाँ
लग चुकी थी, यानी लोगों के घरों की छतों पर हम देखते हैं किस तरीके से पीएम सूर्यघर योजना का उनको लाभ मिला है और इसी की वजह से जो लक्ष्य है हमारा, इसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली यूपी वालों को अगर अब किसी भी हिल स्टेशन पर जाना होगा तो आपको बता दें कि उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं मसूरी ही नजर आती है। लेकिन अब मसूरी जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मसूरी अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये अब कंपलसरी कर दिया गया है और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आखिर ये पोर्टल क्या है, किस तरीके से इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्यों ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, वो भी आपको बताएंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन के बिना सीधे तौर पर आपको बता दें कि नो एंट्री और मसूरी में घूमने के लिए रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी कर दिया गया है, जहां खास तौर पर अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा की तर्ज पर ही पंजीकरण अब किया जाएगा मसूरी जाने के लिए खास तौर पर। और आज से ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब अगर आपको मसूरी जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी, क्योंकि जब भी लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, 3 से 4 दिन की छुट्टी होती है, तो हर कोई अपने परिवार के साथ मसूरी जाने का प्लान कर लेता है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन आपको इसके लिए कराना होगा। रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाएगा कि आखिर कितने लोग मसूरी आने का प्लान कर रहे हैं, कितने लोग मसूरी आ सकते हैं, जिससे कि ये जो संख्या है वो ज्यादा ना बढ़े, अव्यवस्था वहां पर ना हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये कदम उठाया गया। ट्रैफिक जाम से कहीं ना कहीं इसके जरिए निजात मिल सकती है। फिलहाल शुरुआत में कोई खास सख्ती नजर नहीं आएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सख्ती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने परिवार के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ जाने का मसूरी, तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो आपको बताते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो मसूरी में जाकर के आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जाम में आप ना फंसे, अव्यवस्था वहां पर किसी प्रकार की ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वहां जाने का, तो उससे पहले आपको किस तरीके से कराना है रजिस्ट्रेशन, एक नजर उस पर डालते हैं और वो आपको बताते हैं। दरअसल सीधे तौर पर आसानी से आप बेहद ही आसानी से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। पर्यटन विभाग की अधिकृत वेबसाइट जो है उस पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये पंजीकरण होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर के uk.gov.in मसूरी पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पंजीकरण आधार कार्ड पर ही आधारित होगा, यानी कि इसमें आपको आधार कार्ड भी इस पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही पर्यटकों को अपने मोबाइल नंबर के जरिए आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक OTP आपके फोन पर आएगा, और उस OTP को जाकर जब आप वापस वेबसाइट पर डालेंगे तब पर्यटकों को अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना होगा। पूरा प्रोफाइल डालना होगा कि आखिर कितने लोग आने वाले हैं, साथ में और कौन कौन से पर्यटक उनके साथ होंगे, उनके दोस्त कौन होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर सारी जानकारी, पूरी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर भरनी होगी और तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि होटल, होम स्टे और अन्य जगह की भी जानकारी आपको इस वेबसाइट के जरिए देनी होगी कि आप वहां जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देनी होगी। किस वाहन से आप वहां जा रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको इस वेबसाइट के जरिए देनी होगी। और मसूरी में कुल ठहराव की अवधि भी बताना आपको जरूरी होगा कि आप कितने दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुनील, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मसूरी जाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो अक्सर लॉन्ग वीकेंड जैसे ही पड़ता है, 3 से 4 दिन की छुट्टी जैसे ही हुई, वो अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ तुरंत ही मसूरी का प्लान बना लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, जाम से निजात मिल सके। सुनील।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब सरकार ने फैसला लिया है उससे साफ है कि अब जो भी पर्यटक मसूरी आएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और ये सारा जो निर्णय है वो एनजीटी के निर्देश पे लिया है, क्योंकि अगर मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो अत्यधिक हो गई थी। ऐसे में पिछले दिनों देखा गया कि मसूरी में जो पर्यटक आ रहे हैं वो जाम और कई समस्या से जूझ रहे हैं। और इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब सरकार और पर्यटन विभाग ने ये तय किया है कि जो भी मसूरी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में अपने सभी डाटा को एंट्री करना पड़ेगा। आधार कार्ड के माध्यम से ये एंट्री होगी और उसमें बताना पड़ेगा कि आप कितने दिन मसूरी में रहेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, किस गाड़ी से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं को, जो समस्या पिछले दिनों काफी हुई थी, उसको लेकर किया जा रहा है कि जो पर्यटक मसूरी आए वो आराम से यहाँ पर घूम सके, किसी तरीके का उसे जाम की स्थिति से ना गुजरना पड़े। और जब ये मसूरी फुल हो जाएगा तो दिशा में सरकार और प्रशासन को किस तरीके से काम करना होगा उसका एक एक्शन प्लान भी तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना ये सरकार की है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन का जो अनिवार्यता की गई है वो इसी दिशा में की गई है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सरकार उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। जी सुनील, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी अव्यवस्था की तस्वीरें भी हमने इससे पहले देखी, क्योंकि जब उम्मीद से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचते थे तो जाम सबसे ज्यादा लगता था। जो 2-2 दिन लग जाते थे उस जाम को खुलने में, घंटों घंटों लोग उस जाम में फंसे रहते थे। क्या इन सभी अव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? जी देखिए, क्योंकि मसूरी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो पर्यटकों की आमद है वो लगातार बढ़ रही है। और अब दिल्ली देहरादून तक जो हाईवे बनना है उसके बाद ये माना जा रहा है कि मसूरी में जो पर्यटकों की तादाद है वो काफी बढ़ जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, पार्किंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। और सरकार को इस दिशा में ये सारी चीजें सोचने की जरूरत थी। एनजीटी ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया है कि अगर मसूरी में जो पर्यटक आ रहा है वो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जाम लग रहा था, पर्यटक 3-3 से 4-4 घंटे मसूरी आने में लग रहे थे। जो 1 घंटे का रास्ता है उसमें 4 से 5 घंटे लग रहे थे। तो इसी सभी जो समस्याओं का है इसका संज्ञान लिया गया है और अब कहीं ना कहीं ये योजना बनाई गई है। आज से इसको मसूरी में लागू कर दिया गया है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करी जाए तो उन्होंने इसका जो पूरी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है इसका स्वागत जरूर किया है, पर उनका ये कहना था कि जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं उनको इन सारी चीजों से रूबरू कराया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जो लोग मसूरी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेट की फैसिलिटीज है उसको और दुरुस्त किया जाए, जिससे कि पंजीकरण करने में या अन्य चीजों में दिक्कत ना आए। जब हमने इस संबंध में होटल सीधे तौर पर सुनील, अगर हम देखें जो टूरिस्ट मसूरी पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। तो सीधे तौर पर अगर आप भी अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने का, तो उससे पहले ये खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर आपका ये प्लान है तो आपको मसूरी जाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अपनी सारी डिटेल उस पर अपलोड करनी है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप मसूरी में एंट्री कर पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब सीधा मुलाकात होगी आपसे सोमवार को सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।